नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के न्यूज़ रूम से सुनील कुमार। आज छत्तीसगढ़ की एक बड़ी दिलचस्प राजनीतिक खबर लेकर आपके बीच आया हूं। चुनाव को 6 महीने से कम वक्त बचा है। ऐसे में जाहिर है कि यहाँ राजनीतिक सरगर्मी, बयानबाजी, पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ना ये सब चलते रहेगा। लेकिन अभी हुआ ये कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मीडिया ने कैमरों के सामने यह पूछा कि ऐसा कहा जा रहा है डॉक्टर रमन सिंह द्वारा, जो कि पिछले मुख्यमंत्री थे, कि टी.एस. सिंहदेव को उप मुख्यमंत्री बनाकर उनके हाथ में झुनझुना थमा दिया गया है। इसके जवाब में भूपेश बघेल ने जो कहा उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भूपेश बघेल ने अपने ट्विटर पेज पर पोस्ट भी की है। हमको थोड़ी सी 20-25 सेकेंड की रिकॉर्डिंग है, उसको सुन लेना चाहिए। डॉक्टर रमन सिंह कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने टी.एस. सिंहदेव को झुनझुना पकड़ा दिया है। सबसे ज्यादा तकलीफ रमन सिंह, क्योंकि भरोसे 3 बार मुख्यमंत्री बने, उम्मीद कर रहे थे कि ऐसा कुछ हो जाएगा। कांग्रेस पहले अब ये इतना सा सुनना काफ़ी है। उनसे पूछा गया था कि रमन सिंह कह रहे हैं कि टी.एस. सिंहदेव के हाथ में झुनझुना थमा दिया गया है, तो भूपेश बघेल कह रहे हैं कि उनको तो लगेगा ही ऐसा, क्योंकि वो 3 बार अजीत जोगी की मदद से मुख्यमंत्री बने हैं। उनको लग रहा था फिर ऐसा कुछ हो जाएगा। उन्होंने, भूपेश बघेल ने ये वीडियो ट्वीट किया और ये टिप्पणी भी की उन्होंने कि जोगी जी के भरोसे 3 बार मुख्यमंत्री बनने वाले डॉक्टर रमन सिंह इसलिए निराश हैं, ऐसा उन्होंने लिखा। अब अजीत जोगी तो आज नहीं है, लेकिन उनके बेटे अमित जोगी उनकी पार्टी के कर्ता धर्ता हैं। उन्होंने तुरंत ही इसके जवाब में एक ट्वीट किया। उस ट्वीट में उन्होंने कई बातें लिखी है, लेकिन मैं इससे जुड़ी हुई बातें ही आपको बतला रहा हूँ। उन्होंने लिखा कि जोगी जी के भरोसे नहीं बने डॉक्टर रमन सिंह 3 बार मुख्यमंत्री, बल्कि जोगी जी को छत्तीसगढ़ कांग्रेस की कमान नहीं मिली, इसलिए भाजपा 3 बार चुनाव जीती। जोगी जी को 2004 में कांग्रेस की कमान मिलती तो 3 क्या 30 साल तक भाजपा का मुख्यमंत्री नहीं बनता, ये उन्होंने कहा अमित जोगी ने। बाकी उन्होंने और भी कई बातें कही है, उनका आज के मुद्दे से बहुत प्रसंग नहीं है। मैं याद कर रहा था इसको देखते हुए कि क्या सचमुच ही 3 बार जोगी जी ने डॉक्टर रमन सिंह को मुख्यमंत्री बनने में मदद की। तो मुझको याद आया कि 2003 पहला साल था जब रमन सिंह भाजपा के यहाँ अध्यक्ष थे और जोगी को उन्होंने हराया और उसके बाद पार्टी ने उनको मुख्यमंत्री बनाया। तो जाहिर है कि अजीत जोगी ने रमन सिंह को भाजपा का मुख्यमंत्री बनने के लिए तो मदद नहीं की होगी, क्योंकि वो तो खुद ही मुख्यमंत्री थे कांग्रेस के और मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, तो वो क्यों करेंगे ऐसा। तो 2003 में तो जोगी ने मदद नहीं की थी। इसके बाद 2008 और 2013 के 2 विधानसभा चुनाव और हुए, उन दोनों में जोगी मौजूद थे। उन दोनों में जोगी की क्या भूमिका थी, इसके बारे में मैं अभी आपको बताता हूँ। उसके बाद 2018 का चुनाव हुआ, जिसमें भूपेश बघेल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष थे और वो अपने दमखम पर, टी.एस. सिंहदेव भी थे उस समय एक संयुक्त लीडरशिप में। उस वक्त कांग्रेस पार्टी जीतकर यहाँ पर अपार बहुमत से जीतकर उसने यहाँ सरकार बनाई और भाजपा, जिसके बारे में मैं पहले भी कह चुका हूँ कि वो बुलडोज हो गई पूरी तरीके से। तो अजीत जोगी की मदद अगर रमन सिंह को मिली होगी तो 2 चुनावों में, वो 2 चुनाव थे 2008 का और 2013 का। उन दोनों के आंकड़ों सहित उनके पूरे बैकग्राउंड को लेकर मैं अलग से आपसे बात करूंगा। लेकिन मुझको लगा कि 2003 का चुनाव जो है, ये 2003 का चुनाव छत्तीसगढ़ के इतिहास का एक सबसे बड़ा स्कैंडल था, जो राज्य बनते ही 3 बरस के भीतर सामने आ गया था। ये एक ऐसा स्कैंडल था जिसमें जोगी 40 से कम सीटों पर, 35-36 सीटों पर आ गई थी कांग्रेस। उस समय सत्ता में जोगी थे, उनकी बिल्कुल एक तरफा चलती थी उस समय, टिकटों से लेकर चुनाव प्रचार तक सरकार में हर जगह। और उन्होंने जब सरकार अपने दम पे बनना नहीं दिखा उनको, तो उन्होंने ये कोशिश की कि किसी भी तरीके से भाजपा की सरकार को बनने से रोका जाए। उस समय बड़ा नाटकीय घटनाक्रम हुआ था। आप में से कई लोगों को 2003 के चुनाव के नतीजों के बाद का ये घटनाक्रम याद होगा, लेकिन जिनको नहीं याद होगा उनको याद दिलाने के लिए मैंने हमारे एक बड़े पुराने परिचित और इस पूरे मामले की बुनियाद से जुड़े हुए, सबसे अधिक जुड़े हुए
एक ऐसे सार्वजनिक नेता को आमंत्रित किया है यहाँ पे जो हमारे अनुरोध पर बहुत थोड़े से नोटिस पर यहाँ आने के लिए तैयार हो गए हैं। वो हैं वीरेंद्र पांडे जी। वीरेंद्र पांडे जी उस समय भाजपा के नेता थे, भाजपा में थे। बाद में उन्होंने मतभेदों के चलते हुए पार्टी को छोड़ा, लेकिन उस वक्त वो भाजपा में थे, भाजपा के नेता थे, बड़े नेता थे, उनका बड़ा मजबूत बैकग्राउंड था भाजपा में। और वो इस बात के गवाह थे कि उस समय भाजपा की सरकार बनने देने से रोकने के लिए जोगी ने क्या क्या किया था। तो मुझको इस बारे में ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। वीरेंद्र पांडे जी यहाँ पे हैं। पांडे जी, आपका स्वागत है। आपने बहुत थोड़े से नोटिस पे यहाँ आना मंजूर किया। मैं थोड़ा सा समझना चाहता हूँ हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए भी और ख़ुद मेरी याददाश्त ताज़ा करने के लिए कि 2003 के नतीजे आने के बाद जब यह तय हो गया था कि जोगी की सरकार अपने दम पर वापस नहीं आ रही है और भाजपा की सरकार बनने जा रही है, तो जोगी ने उस सरकार को बनने से रोकने के लिए एक कोशिश की थी। उस कोशिश में बलीराम कश्यप का भी नाम आता था, जो बस्तर के सांसद थे। बाद में उनके बेटे वहाँ के सांसद हुए और छोटे बेटे छत्तीसगढ़ सरकार में रमन सिंह के मंत्री भी रहे। तो बलीराम कश्यप बड़े नेता थे, वहाँ के आदिवासी नेता, सांसद थे। क्या हुआ था वीरेंद्र पांडे जी उस समय? 4 दिसंबर 2003 को परिणाम आए और परिणाम में स्वाभाविक रूप से भाजपा को बढ़त मिली, बहुमत मिला और कांग्रेस पार्टी को 36 विधायक मिले और 2 विधायक शायद बसपा या निर्दलीय थे और बाकी भारतीय जनता पार्टी के थे। तो 5 दिसंबर को पिकाडेली होटल में नेता चुनने की बैठक थी और उस दौरान संजय जोशी जो महामंत्री हुआ करते थे वो आए थे नेता चुनने के लिए और बैठक वहाँ चल रही थी। स्वाभाविक रूप से उत्सुकता थी, सारे चुनाव अभियान में हम लोग लगे हुए थे, तो हम लोग वहाँ बैठ करके इंतज़ार कर रहे थे कि इसका नाम आता है। तो लगभग 4 बजे के आसपास, आप जानते होंगे PR खुटे भाजपा के सांसद थे उस समय भी, लेकिन वो चुनाव के समय जोगी के साथ चले गए थे। पार्टी छोड़े नहीं थे लेकिन जोगी के साथ चले गए थे, उसमें थे। और उस समय मोबाइल फ़ोनों का बहुत ज़्यादा प्रचलन नहीं था। एक टेलीफोन होता था, लूप टेलीफोन क्या बोलते हैं, उससे जुड़ा, तो वो मेरे पास था। तो उस पर टेलीफोन आया मेरे पास इसका खुटे का। तो चूँकि उसमें आवाज़ अच्छी नहीं आती थी तो बाकी सब लोग मेरे साथ, वो सुनील सोनी आज सांसद है वो भी बैठा हुआ था, डॉक्टर कमलेश बैठे हुए थे, 5, 7, 8 लोग बैठे हुए थे, चर्चा कर रहे थे और नीचे बैठक चल रही थी। हम लोग ऊपर की मंजिल में थे। तो मैं वो फ़ोन सुनने चला गया। उसने कहा, भैया आप एक बड़ा चाणक्य का काम कर सकते हैं। मैंने कहा, क्या चाणक्य का काम कर सकता हूँ? उसने कहा कि आप जो है बलीराम को मुख्यमंत्री बना दें और पीछे से पूरी सरकार को चलाएं। मैंने कहा, ये कैसे होगा? तो उन्होंने कहा कि आप भाजपा के कांग्रेस के भाजपा के कुछ सांसदों को तोड़ लें, विधायकों को तोड़ लें और बाकी को ये जोगी जी समर्थन दे देंगे और आप सरकार बना लो और चाणक्य की तरह आप सरकार चलाओ। मैंने उसको गंभीरता से नहीं लिया। मैंने कहा, शाम को बात करेंगे। तो उसने कहा, शाम को तो मैं रहूँगा नहीं। मैंने कहा, रात के 8 बजे के बाद बात करेंगे, घर में बात करेंगे। तो उसने कहा कि मैं उस समय रहूँगा नहीं। तो मैंने कहा, तुम देख लेना। तो मैं आके वापस बैठ गया। थोड़ी देर बाद फिर टेलीफोन आया उसका। तो उसने कहा, नहीं भैया आप ये करो और बड़ा ये मामला। तो मुझे लगा कुछ गंभीर मामला है कहीं पर। तो मैं वहाँ जो सारे लोग बैठे हुए थे, मैंने कहा कि इसका कुछ अब करना चाहिए, मतलब ये कहीं ना कहीं कोई षड्यंत्र चल रहा है, इस षड्यंत्र को उजागर करना चाहिए। तो मैंने अपने मित्र सब लोग बैठे हुए थे, तो उनसे मैंने पूछा, भाई कोई टेलीफोन रिकॉर्ड करने का कोई उपकरण किसी के पास है क्या, मिल सकता है क्या कहीं? तो सब लोगों ने असमर्थता व्यक्त की, ऐसा कोई उपकरण हमारे पास तो नहीं और हम जानते भी नहीं कहाँ होगा। तो उसको मैंने कहा था रात को मेरे को टेलीफोन करना। तो बोला, मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ और नहीं है ऐसा करके। लेकिन उसका रात को टेलीफोन मेरे पास आया लैंडलाइन में। तो मुझे लगा कि ये आदमी जो है सीरियस है, गंभीर है। तो मैंने अपना दिमाग दौड़ाया तो मुझे एक IB के SP यहाँ हुआ करते थे, उनका ध्यान में आया। हालांकि मुझे लगता है बाद में कुछ गड़बड़ उस व्यक्ति ने भी की। तो मैंने उसको टेलीफोन किया। मैंने कहा, यार तुम कोई, आप लोग तो IB के लोग हो, कोई टेलीफोन रिकॉर्ड करने का उपकरण आपके पास होगा क्या? बोले, बिल्कुल होगा। क्या काम है? तो मैंने उसको बताया, यार ऐसा ऐसा मामला है। तो उसने कहा, मैं आदमी भेजता हूँ। आदमी उपकरण लेके आया और मेरे टेलीफोन में उसने
उसको फिट कर दिया, मुझे बता दिया कैसे करना है, क्या करना है। अच्छा, ये घर के टेलीफोन मेरे पर? घर के टेलीफोन। अच्छा, मेरे घर के टेलीफोन पे उस समय मैं रहता था जी ठीक अनपुर है नगर। जी अनपुर नगर में जी। रहता था। संयोग से उसका टेलीफोन आ गया रात में, उपकरण लगाने के पहले आया था, मैंने बताया तो उसको बुलाया मैंने, तो उपकरण लग गया। तो सवेरे सवेरे, हाँ, मेरी जब उससे बात हुई, रात में टेलीफोन आया, तो मैंने उसको कहा भाई ये तुम कह रहे हो, जोगी कहेगा तब तो मैं मानूंगा, तुम्हारे कहने से कैसे मानूंगा मैं। बोले मैं उससे आपकी बात करा दूंगा। हाँ तो रात में मैंने वो टेलीफोन का उपकरण लगवा लिया रात में। और सवेरे सवेरे मैं शायद व्यायाम कर रहा था, कुछ कर रहा था, सवेरे सवेरे टेलीफोन आया, मैं अजीत जोगी बोल रहा हूँ। मैंने कहा कहिए। तो उन्होंने कहा भाई ये बातचीत हुई थी खोटे से आपकी। मैंने कहा हाँ भाई वो हुई थी, तो अगर आपको विधायक को तोड़ना तो पैसा लगेगा। तो पैसा लगेगा, तो बोले कितना पैसा लगेगा? पैसा तो काफ़ी लगेगा। शुरुआत में कुछ थोड़ा थोड़ा दे देंगे और बाद में आश्वासन दे देंगे, क्या और देंगे आपको। तो ये लेकिन पार्टी को आपने पहले जानकारी दे दी थी कि आपके पास ऐसा हो रहा है और आप ऐसा कर रहे हैं? मैं नहीं, उसका घटनाक्रम नहीं बताता हूँ। वहाँ पर जब शाम को हम बैठे और ऐसा टेलीफोन आया, तो हमने संजय जोशी के पास हम गए। संजय जोशी बता भाई ऐसा ऐसा मामला आया है और ये उनसे जोगी से बातचीत होनी है। उस समय टेलीफोन की बातचीत नहीं थी, टेलीफोन आएगा उसका ऐसी बात नहीं थी। जोगी ऐसा खोटे का टेलीफोन आया है, जोगी से मुलाकात होने की बात है, तो आप एक काम करो, मैं ये जो छेरी खेड़े के पास होटल है ना, इस तरह आजकल ग्रीन पार्क हो गया, हाँ, मैंने कहा उसमें वहाँ उसको बुलाते हैं और वहाँ पर इनको संजय जोशी का मैंने आपको कैमरा वगैरह लगा देना, तो वीडियोग्राफी हो जाएगी और सारे का अपन पकड़ लेंगे इसको। तो संजय जोशी ने हाँ कहा। हालांकि बाद में उन्होंने कुछ किया नहीं। इस बीच में वो सवेरे सवेरे टेलीफोन आ गया उनका, तो बोले कितना पैसा लगेगा? तो स्वाभाविक रूप में शुरू में 20-25 लाख रुपए दे देंगे और बाद में और वो देंगे, आश्वासन देंगे और वो पैसा दे देंगे उनको। यानी आज के मुकाबले रेट उस समय काफ़ी कम था। नहीं, 20-25 लाख शुरू में दे देंगे, ये कहा मैंने, पैसा तो और लगेगा, शुरू में दे देंगे। लेकिन देखिए सामान्यतः क्या होता है, हाँ, और इससे बातचीत हुई तो बोले ठीक है, PR खोटे आपको पैसा पहुंचवा देगा। अच्छा, ये बस उसी समय कह दिया उसने। और उन्होंने योजना नहीं बतलाई कि कितने विधायक लगेंगे, कैसे मुख्यमंत्री, वो नहीं। यानी उनका मतलब ये था कि भाजपा के कुछ विधायकों को खरीद के अपने मर्जी से कुछ करवाना है, ये था। अच्छा, तो फिर मैंने कहा भाई इसमें सोनिया गांधी का भी तो कंसेंट लगेगा, आपके कहने से थोड़ा होगा। नहीं, ये बात मैंने उससे कही खुटे से। अच्छा, हमारी सोनिया गांधी से बात करो, इसकी बात का क्या भरोसा है? नहीं, बोलो सब हो जाएगा, सोनिया गांधी जिसके कहने से चलती है, ये जो बोलता है वही करती है सोनिया गांधी, इस प्रकार का खुटे ने कहा। तो इसका उसके बाद उसका टेलीफोन आया सुबह और ये बातचीत हुई। मैंने कहा 20-25 लाख रुपया लगेगा। तो उसने कहा कि आपको खोटे पैसा पहुंचा देगा। तो करीब 2-3 घंटे के बाद खोटे का टेलीफोन आया कि भैया आप ऐसा करना, सोना खान भवन नहीं है, वहाँ पर मैं बेटे को भेज दूंगा और वो आपको पहुँचा देगा, कैश दे देगा। कितना पैसा है? मैंने कहा, बोले मुझे मालूम नहीं, 2 झोले हैं, वो आपके पास पहुँच जाएंगे। तो मेरे पास उन्हें गाड़ी वगैरह कुछ थी नहीं। डॉक्टर सुरेश को मैंने कहा यार मुझे थोड़ी देर के लिए गाड़ी चाहिए, तो उन्होंने ड्राइवर के साथ गाड़ी भेज दी। तो हम वहाँ चले गए। तो अम्बासडर गाड़ी में ऊपर खुटे जी लिखा हुआ था, उसका लड़का आया, 2 झोले, एक नीला और एक सफ़ेद झोला उसने ड्राइवर को दिया। ड्राइवर ने गाड़ी के पीछे रखा और हम घर आ गए। अब मैंने उसको देखा पैसे को, तो सामान्यतः क्या होता है, आप किसी को 20-25 लाख तो देने वाला आदमी 20 देगा, इसने 25 भेजे। अच्छा, मतलब इसे कम नहीं भेजा, ज़्यादा भेजा, 25 भेजे। खोटे बोला मेरे को मालूम नहीं कितना पैसा है, 2 झोले में है। अब मैंने कहा साले मामला, और उसमें उसकी आवाज़ रिकॉर्ड हो गई थी। तो मैंने सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र दुबे को टेलीफोन किया। राजेंद्र दुबे, मैं कुम्हारी में हूँ, मैं आ रहा हूँ। आया घर पर, मैंने बताया ऐसा ऐसा मामला हो गया है। तो बोले क्या करना है? बोले चलो संजय जोशी को, और राजनाथ भी थे, तो सबको वहाँ बताया हमने। और वो रिकॉर्डिंग, वो टेप होता है ना, कैसेट, कैसेट निकाल के मैंने उसको ले जाके दे दिया।
अब इनकी बैठक लखीराम के यहाँ हुई सबकी, अच्छा, तो ये दे दिया इन नेताओं की। इन नेताओं की। हाँ संजय जोशी, राजनाथ, हाँ। लखीराम हाँ। और उस समय करुणा शुक्ला भी थी। तो उस जो प्रतिक्रिया बाद में मुझे मालूम पड़ी, लखीराम अरे वीरेंद्र पार्टी को बेच रहा है। तब उसको संजय जोशी ने बताया, नहीं भाई मेरे को बता, ये हमारे जानकारी में है, हमारे से बात करके हो रहा है। ऐसा बता के किया करके। राजनाथ से थोड़ी मेरी ऐसी बातचीत भी हो गई थी, कुछ ऐसा कुछ बोल दिया था उसने। तो ये सारा घटनाक्रम हुआ और उस सीडी मैंने वहाँ दे दी। अब जब मैं संजय जोशी से पहले बात कर रहा था, जब इनका टेलीफोन आया खुटे का, तो संजय जोशी के पास गया। तो संजय जोशी ने कहा बलीराम को बुलाओ। बलीराम और शरद अवस्थी वहाँ के प्रमुख नेता हैं जगदलपुर के, तो हम तीनों वहाँ बैठे। बलीराम का नाम पिक्चर में आया कैसे? आपने कैसे बुलाया बलीराम को? नहीं, बलीराम को उसने बोला ना मुख्यमंत्री बनाना है बलीराम। अच्छा, उन्होंने कहा था, ठीक। हाँ, बलीराम को मुख्यमंत्री बनाना है, ठीक, कहा समझ था। गया, समझ गया। और ये मुझे मालूम था बलीराम की उससे बातचीत होती रहती है। एक आध बार ऐसा हुआ कि बलीराम जो पुराना सर्किट हाउस है ना अपना, वहाँ रुके हुए थे, वो मिलने चला गया। तो बातचीत हो रही थी टेलीफोन में अजीत जोगी से, उससे मतलब उस दिन ही मेरे को ऐसा लगा कि इनसे लगातार बातचीत होती रहती है। ठीक। तो बलीराम को बुलाया। मैंने कहा, बलीराम नीचे खड़ा हुआ था, उसको बुलाया, शरद अवस्थी, बलीराम और मैं बैठे। तो फिर बातचीत हुई, तो बलीराम को कहा कि भाई वहाँ इसको बुलाएंगे होटल में उसको, और वहाँ पर सारी बातचीत करेंगे, और बातचीत रिकॉर्ड होगी। तो शरद अवस्थी और बलीराम फिर बात करके निकल गए। मेरी संजय जोशी से और बातचीत होती रही। और कोई 15-20 मिनट बाद में जब नीचे आया, तो शरद अवस्थी मुझे मिल गए। मैंने कहा बलीराम कहाँ है? वो उसके सारी योजना बना लेते हैं, कल कैसा करना है करके। बोले बलीराम तो रवाना हो गया, बोले चला गया। अच्छा। अरे मैंने कहा इतनी बातचीत हुई, उसको उसके साथ मिलकर के इसको फंसाना था और भाग गया। बलीराम बोले अरे मैं झंझट में नहीं पड़ता, वो कोई फोटो खींचेगा और खींचेगा, मैं झंझट में नहीं फंसता, वो निकल गया। अच्छा। अरे मैंने कहा सारी योजना फेल हो जाएगी। तो बलीराम नहीं होगा, तो फिर इनको जाके बताया मैंने। फिर दूसरे दिन, ये 5 तारीख की घटना, 6 तारीख को फिर सारा एपिसोड हुआ था। तो 6 तारीख को फिर बड़ी कोशिश करके बलीराम को भनपुरी से वापस लाया गया। बुलाया गया। तो आते रहे, रास्ते में आ रहे थे, उसमें इस बीच में कई बार उससे उसकी बातचीत हुई। ऐसा मुझे बलीराम ने बताया जब मेरे घर आए वो, कि भाई अब ऐसा ऐसा करना है करके। तो उसी बीच जब मेरे घर आ गए शाम के समय, तो इस समय तक बलीराम कश्यप जी जो हैं, ये मुख्यमंत्री बनने के बजाय जोगी को फंसाने के लिए तैयार हो गए थे। नहीं, वहाँ हो गए थे तैयार। हाँ, वहाँ हो गए थे। संजय जोशी के साथ बैठ के तैयार हो गए थे, और वहाँ से उतर के आए। तो उनका कोई कार्यक्रम नहीं था, वो भनपुरी के लिए रवाना हो गए। हाँ, नहीं, फिर जब दोबारा अगले दिन 6 तारीख को आपसे मिले, हाँ, दूसरे दिन बुलाया, तब अब नहीं तो वो शपथ ग्रहण के लिए नियत से आए थे कि जोगी को फंसाने के लिए आए? वो तो फिर पार्टी के हिसाब से आए थे, बुलाया था उन्होंने, टेलीफोन करके बुलाया था, पार्टी के हिसाब से आए थे, इसलिए मेरे पास आ रहे थे कि अब इसको फंसाना है करके। जी। तो मेरे पास आ रहे तो शाम के 5-6 बजे के आसपास मेरे घर पहुंच गए। यानी 5 की रात और 6 की सुबह के बीच हृदय परिवर्तन उनका हो चुका था। हृदय परिवर्तन हो गया था, या वो मन मार के तैयार हुए थे, जो भी था। नहीं, लेकिन उन्होंने कभी ये जाहिर नहीं किया कि मेरी उससे बातचीत होती है करके। ये कभी जाहिर नहीं किया उन्होंने। मैं पार्टी के प्रति निष्ठावान बने हुए थे, और हमको संदेह भी नहीं करना चाहिए वो बाकी बातें जो भी हो। जी। तो वो आ गए घर में। तो फिर अब हमने वहीं से उसको लगवाया टेलीफोन बलीराम को, बलीराम से अजीत जोगी को। आपके नंबर से? नहीं, उन्हीं के नंबर से। उन्हीं के नंबर से। अच्छा। उनको बातचीत, उनके मेरे पास तो नंबर भी नहीं था, उनका नंबर था। ठीक। नंबर से लगवाया। बोले क्या करना है, कैसा करना है, कैसे मिलेंगे, मतलब पैसे तो और चाहिए होते थे ना, कैसे करेंगे। तो उन्होंने कहा कि आपको सोम प्रकाश गिरी बताएंगे। कितना बोल के उसने टेलीफोन पर। ये किसने कहा? जोगी जी ने? जोगी ने कहा सोम प्रकाश गिरी। अच्छा। सोम प्रकाश गिरी आपको सारा। सोम प्रकाश गिरी जी जो हैं भूतपूर्व विधायक थे, लेकिन वो कांग्रेस में चले गए थे। काफी समय पहले चले गए थे। हाँ। कांग्रेस जी से उनके और सरदार वो जनसंघ के समय के थे सोम प्रकाश गिरी जी। और भूतपूर्व विधायक थे, सरदारी लाल गुप्ता जी के दोस्त थे, और दोनों ठाकरे जी से नाराज थे। हाँ। इसलिए वो छोड़ दिया था उन्होंने पार्टी और कांग्रेस में चले गए। ठीक। तो फिर वो जोगी के साथ हो गए थे, सोम प्रकाश गिरी। ठीक। जोगी और सोम प्रकाश जी काफी अच्छी बनती थी। ठीक।
मतलब इतनी अच्छी बनती थी कि जोगी अपने घर में उनको बुलाता था, भोजन कराता था, भोजन खुद परसता था उनको, ठीक। और महाराज महाराज करके बात करता था। ठीक। हालांकि उनके कहे का काम नहीं करते, उनको ये भी कहता महाराज बामन मन के काम मोर करामत लाए करके ये भी बोलता था और आदर भी करता था। ठीक। तो वो बोले वो बताएंगे। तो फिर सोम प्रकाश जी से बातचीत हुई, तो सोम प्रकाश जी ने कहा कि अभी जो मुख्यमंत्री निवास है, मतलब उस समय मुख्यमंत्री निवास वही था, था। उसी के सामने बोले यहाँ पर मैं इतने बजे मिलूंगा। तो हम बलीराम की गाड़ी में ही, बलीराम मैं उनके गनमैन मिल करके वहाँ पर खड़े हुए जाएंगे। तो किसी गाड़ी ने आके सोम प्रकाश जी को छोड़ा, उतारा वहाँ पर। सोम प्रकाश जी हमारी गाड़ी में आके बैठ गए और हम लोग फिर बोले किधर चलना है, तो बताते गए। तो वही धमतरी रोड में पहले गए, उसके बाद वो रेडियंट स्कूल के बगल से ऊपर वारा की रोड पर, तो थोड़ी दूर जाके खड़े हो गए। बोले अभी जोगी जी आएंगे। तो थोड़ी देर बाद कोई 10-15 मिनट, उस बीच में क्या हुआ, कुछ ये जो चैनल वाले भी आ गए थे, उनको शायद खबर ये संजय जोशी ने कराई और हमारे आगे निकल गई। काले रंग की गाड़ी थी, टाटा की गाड़ी थी, उसमें नंबर वगैरह नहीं था, काले रंग का था। सोम प्रकाश जी ने गाड़ी देखते इसी में चलो, इसके पीछे पीछे चलो। तो 1-1.5-2 किलोमीटर चलने के बाद जब उसने देखा आसपास कोई नहीं है, तो गाड़ी रोकी। फिर हम सब लोग उसमें बैठे। सोम प्रकाश जी सामने बैठे, इनका लड़का चला रहा था, अमित जोगी चला रहा था। ये पीछे बैठे हुए थे, दाहिने तरफ किनारे, ड्राइवर के पीछे वाली सीट में पीछे बैठे हुए थे। तो बलीराम उनके बगल में बैठे, उनके बगल में मैं बैठा, और फिर गाड़ी आगे चल पड़ी। तो बातचीत चलने लगी, कैसा करना है। तो विधायक जो तोड़े जाएंगे तो उनके ऊपर दबाव आएगा, तो उन पर क्या करेंगे। तो बोले वो कहीं पर उनको दूसरे राज्य में ले जाएंगे। तो शायद जोगी ने या उसने कहा, अमित ने, कि इनको शिमला ले जाएंगे। उसमें कांग्रेस की सरकार थी शायद वहाँ पर। और मैंने कहा ये दिसंबर का महीना है, ठंड में छत्तीसगढ़ का आदमी चला, ठंडा हो जाएगा, वैसे ही कुल्फी जम जाएगी। तो बोले फिर देखते हैं कहीं और लेकर चले जाएंगे। तो फिर बातचीत हुई कि कितना पैसा लगेगा। पैसा तो लगेगा ही, इतने 8-8 लोगों को तोड़ना है, तो पैसा तो लगेगा ही। 25-25 लाख रुपया 1-2 को लगेंगे, तो 2 करोड़ रुपया तो लगेगा ही। तो अमित जोगी कहता है देखो सरकार तो किसी भाव में महंगी नहीं है। ऐसा? हाँ, ऐसा बोला उसने। 2 करोड़ की जब बात चाहिए तो अमित जोगी ने कहा कि सरकार किसी भाव पे महंगी नहीं है। बोले सरकार किसी भाव में महंगी नहीं है। और पिता तो कम बात कर रहा था, ज़्यादा बात वो कर रहा था। अच्छा। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कहाँ ले जाएंगे, वो ज़्यादा बात कर रहा था। और फिर उसने एक वाक्य भी कहा कि बलीराम जी आप मुख्यमंत्री बनने के बाद हम लोग को मत भूल जाना। ऐसी भाई वो तो मकसद ही होगा ना सरकार बनाने का, भूल जाना। तो फिर मैंने कहा भाई समर्थन का कैसा होगा। तो उन्होंने समर्थन का एक पत्र निकाल करके लिख कर लाए थे। अच्छा। हाँ, अजीत जोगी का जो लेटर हेड था उसमें लिख कर आए थे, और उसमें नेता प्रतिपक्ष लिखा हुआ था, जबकि नेता प्रतिपक्ष चुने नहीं गए थे। लिखा हुआ था, और मैं बलीराम कश्यप को मुख्यमंत्री बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी का समर्थन दे रहा हूँ। दस्तखत किया हुआ था पत्र बलीराम को दिया, बलीराम ने दिया। तो वही लाइट जला के हमने देखा, पढ़ा। तो मैंने कहा भाई आप तो अभी चुने नहीं गए हो, आप कैसे पत्र दे सकते हो। नहीं बोले मैं दे सकता हूँ। मेरे को भी लगा साला ये गलत बात कह रहा हूँ। मैंने उसको मोड़ा रखा, मैंने कहा चलो ठीक बात है, कुछ तो हाथ है, वापस ले लिया हाथ में। नहीं कोई तो सबूत हाथ है, वापस ले लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। अब बाकी पैसे का मामला क्या हुआ। तो बोले अभी हम लोग वापस चलेंगे, तो आपको वहाँ पर सामने पैसा मिल जाएगा। 25 तो पहले दे चुके थे। नहीं, पहले 20 दे चुके थे। पहले 20 दे चुके थे। उसके बाद में इन्होंने जब हम वहाँ से वापस आए, वो उनकी गाड़ी, फिर हमारी गाड़ी पीछे आ ही रही थी। हमको एक जगह रोका, हम अपनी गाड़ी में बैठे, उनकी गाड़ी सड़क से आगे निकल गई। मैं एक बार फिर साफ करना चाहता हूँ, ये लाखों की ही बात हो रही है, करोड़ों की नहीं करोड़ की बात तो 2 करोड़ देंगे बोला ना। हाँ नहीं, लेकिन अभी तक जो अभी 20 पहले दिया, और बोले 25 अभी आपको मिल जाएगी, और रात के 1:30 बजे तक आपको और पैसा मिल जाएगा। हाँ, लेकिन ये 20 और 25 जो है ये लाख ही था। ये लाख था, और 2 करोड़ की बात थी। हाँ, क्योंकि अभी 2023 में पार्षद नहीं आता है। अब नहीं, उस समय तो कम से कम इतना नहीं था। हाँ, इसलिए मैं क्लियर कर रहा हूँ कि ये केवल लाखों की बात हो रही है, करोड़ों की बात नहीं हो रही। कुल 2 करोड़ की बात हुई थी कि मतलब 25-25 लाख रुपए एक आदमी को देंगे, 8 आदमी को तोड़ना है। अच्छा, 25-25 लाख रुपया देंगे। तो क्या होगा, 36 और 8 44, और 2 जो बसपा के थे, बोले उनका भी ये कर लेंगे, ऐसा उसने कहा था। तो ऐसे मिला के 46 हो जाते थे। तो
ऐसा मामला हुआ तो 2 करोड़ बोले रात में आपके पास बाकी पैसा पहुंच जाएगा। इतनी बात हुई। ये लगभग बात हुई होगी कोई 8-1 बजे के आसपास, 8-9 बजा होगा। तो हम लोग जैसे ही रेडियंट स्कूल के सामने आए लौट करके, तो उन्होंने तो सोम प्रकाश गिरी को फिर से उतार के हमारी गाड़ी में बैठा, नहीं सोम प्रकाश गिरी को नहीं उतारा था। हम लोग वहाँ पर आए रेडियंट स्कूल में, और सोम प्रकाश गिरी को शायद कुछ बात करना उसलिए बैठा लिया होगा। तो रेडियंट स्कूल से हमारी गाड़ी को जैसे ही पार की तो थोड़ा आगे जाके उन्होंने सोम प्रकाश गिरी को उतार दिया। अच्छा। तो सोम प्रकाश गिरी वापस हमारी गाड़ी में आ गए। ठीक। और इस बीच में एक गाड़ी सफ़ेद रंग की खड़ी थी वहाँ पर, उन्होंने वो झोले में हमारे को पैसा ला कर दिया। हाँ। वो बताया कि ये 20 लाख हो गया है। हाँ। इसमें 20 और 25 45 लाख हाँ हो गया। 1.55 बाकी था लेना। हाँ, वो मेरे रात तक आ जाएगा, बाकी पैसा आपको रात को मिल जाएगा। अब इस बीच में फिर हमारे सोम प्रकाश गिरी को हमने फिर रास्ते में किसी जगह उन्होंने कहा मैं यहाँ से चला जाऊँगा, शायद वो शुक्ला पेट्रोल पंप के आसपास वहाँ उतार दिया हमने। और वहाँ से सीधे हमारी बातचीत हो गई थी, तो हम सीधे भाजपा कार्यालय आ गए। और इस बीच में जो यहाँ पर पटेल करके संगठन मंत्री थे, हाँ। वो मेरे घर से जाके दोनों झोला उठा के ले आए थे। और ये पैसा 20 लाख 25 लाख ये सब पार्टी में रखा दिए गए। और फिर वो जेटली आ गए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारा उसमें दिखा दिया। नहीं, ये थोड़ा बतलाइए ना, इतना जल्दी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मत आइए। तो ये पैसा पार्टी पहुंच गया। हाँ। फिर क्या उसके तत्काल बाद वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले से तय थी। पहले से तय थी। क्या हुआ, ये सब घटनाक्रम संजय जोशी ने सारा बता दिया, और हम एक गए हैं। हाँ। ये तो इनको पता ही था। हाँ। भाई बलीराम यहाँ पर आए, हाँ। ये गए हैं, उनके हाँ। पीछे 2-4 लोगों को संजय जोशी ने मूर्खता करके भेज दिया था। हाँ। वो अच्छा हुआ कि अच्छा हुआ कि ये भांडा नहीं, फोड़ वो उस जोगी ने समय कहा नहीं भी, हुआ। हाँ। ये पीछे अखबार वाले कैसे आ गए करके। लेकिन बोलते हैं ना, जब वो बुरा मती समय आता है, मारी मती मारी गई थी। मती मारी गई। मतलब इतना सावधान आदमी, उसने उल्लेख भी किया फिर ये अखबार वाले कैसे आ गए, फिर भी ओवरलुक फिर भी ओवरलुक कर दिया उसने। मतलब ये मती मारी गई वाला मामला था वो पूरा का पूरा जी। तो वहाँ चूँकि उनको आडवाणी जी ने इसको भेजा था जी। ये आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जी। और उसी समय फिर तय हुआ जी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस सारा पैसा सामने रखा गया और वो सब कुछ, वो तो सारा घटनाक्रम सबको मालूम है। उसके बाद नहीं, लेकिन मैं थोड़ा सा आपसे 2-4 मिनट में उसको सुनना चाहता हूँ। हाँ, ये जब हम पैसा लेकर वहाँ आए हाँ। तो सारा 2 झोला जो घर में रखा था और 1 झोला, ये तीनों झोला। हाँ। और उसको लेकर फिर अरुण जेटली आ गए थे। तो जेटली जी इसी मकसद से इसी आए मकसद थे? ले आए थे। इसी मकसद से आए थे केवल इसलिए कि प्रेस कि ये कॉन्फ्रेंस पैसा को लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस करना प्रेस है, कॉन्फ्रेंस करना है। इसलिए आए थे वो। 20 लाख वाला मामला सवेरे ही हो गया हाँ, था। हाँ। तो वो बात तो सारी आ गई थी। ठीक। और टेप था ही अपने पास। हाँ। और तीसरा प्रमाण अपने को मिल गया, वो चिट्ठी भी मिल गई। चिट्ठी मिल गई। हाँ। तो ये चिट्ठी मिलने का तो इनको मालूम नहीं था। हाँ। लेकिन हम वहाँ गए हुए हैं, हाँ। ये तो पता था। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए लोगों को बुला लिया पहले से गया बुला था लिया गया था। और बैठे थे लोग। हाँ, पहले उनको से बुला मालूम लिया था गया कि किस लिए हाँ, है। कुछ होने वाला है, ये नहीं मालूम था अच्छा। कि कुछ बड़ा होने वाला है। ये ठीक। प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जेटली जी वहाँ से आए हैं, ठीक। ये पता था। वो तो बाद में पता लगा ये क्या हो, वो सामने रखा गया और वो हाँ। खुला सारा का। हाँ। आडवाणी जी के पास बात गई, आडवाणी जी ने इसको जेटली को कहा कि तुम जाओ। तो हाँ। स्पेशल हवाई जहाज से आए वो, हाँ। केवल इसीलिए आए। ये चार्टर्ड प्लेन से आए थे ये? वो सरकार थी उस समय, ठीक। सरकार के ठीक। हवाई जहाज से आ गए। ठीक। और किस हवाई जहाज से ठीक। मुझे पता ठीक। नहीं। तो हवाई जहाज से आए थे। तो फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। फिर अरुण जेटली ने कहा कि इसको यूडब्ल्यू में ले जाओ, सारा पैसा लेकर गए। रात के 2 बजे तक उसकी गिनती हुई। और गिनती में देखिए, उस समय यूडब्ल्यू में देश पांडे ही थे, मेरे को जैसा याद आता है। उस आदमी ने कहा भी, पांडे जी ये सारा मामला आपके खिलाफ बहुत अच्छा बनेगा, बोले ऐसा? योगी के खिलाफ कम बनेगा ये। अच्छा। हाँ, ये उसने कहा कि क्योंकि पैसा हम दे रहे हैं। हाँ। और हम ये कह रहे हैं पैसा तो आप जमा कर रहे हो ना। हाँ। उसके पास से तो नहीं बरामद हुआ हमारे को। हाँ, ये तो आपका कहना है कि उन्होंने भेजा। हाँ। अच्छा, लेकिन एक इसमें देखिए गड़बड़ कैसी होती है कि जो रिपोर्ट हमने लिखाई, हाँ। उसमें मेरा और बलीराम का नाम था, हम दोनों की तरफ से रिपोर्ट हुई थी। हाँ। लेकिन क्या संयोग हो गया, बलीराम उसमें से सारे हट गए और मैं उसमें अकेला रह गया। अकेले फंस गए, कंप्लेनेंट आप। हाँ, हाँ। अकेला रह गया मैं। हाँ। और बाद में जब हाँ, ये पैसा हमने उनको जमा कर दिया वहाँ यूडब्ल्यू में। बाद में 7 तारीख को ही सीबीआई को सौंप दिया गया। तो वो पैसा सारा का सारा सीबीआई के पास चला गया। जब काफ़ी दिन तक कुछ नहीं हुआ तो एक इनकम टैक्स अफसर वाले से बात करके उसने कहा कि अब एक चिट्ठी लिखो, इनकम टैक्स को एक चिट्ठी लिखो
कि भाई ये जो 45 लाख रुपए हम पकड़े गए थे, जिसको हमने यूडब्ल्यू में जमा किया, जो आज सीबीआई के पास है, तो जोगी से पूछा जाए ये पैसा इसके पास कहाँ से आया, उसने अपने इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाया कि नहीं दिखाया, तब पहली बार इनकम टैक्स उसमें आया। नहीं तो तब तक इनकम टैक्स का कोई मतलब नहीं था। तो इनकम टैक्स उसमें आया। तो इनकम टैक्स में कोई नियम है कि भाई मैं लिख रहा हूँ पैसा मैंने जमा कराया, मैं कह रहा हूँ कि पैसा जोगी का है, और जोगी कहता है पैसा मेरा नहीं है, मेरा कहाँ से आ जाएगा पैसा, मैं किसी को कोई पैसा नहीं दिया हूँ। तो उनका कोई नियम है कि जब कोई अवैध पैसा किसी का पक्का, जिसका मालिकाना नहीं होता है, तो जिसके पास से मिला है नहीं, तो जैसे मैंने जमा कराया, तो मैं एक पक्ष तो हो गया, और मैं कह रहा हूँ ये पैसा मेरा नहीं, इसको मेरे को तो जोगी ने दिया। तो प्रोटेक्टिव और सब्जेक्टिव ऐसा बोलते हैं, दो बोलते हैं। तो ऐसे दोनों के ऊपर करके रखते हैं। अच्छा। जिस दिन तय हो जाएगा पैसा किसा है, उससे अपना टैक्स ले लेंगे वो। तो हम दोनों के खिलाफ उन्होंने करके छोड़ दिया था। अच्छा। और फिर बाद में सीबीआई को केस चला गया, तो केस चलता रहा, और बाद में आपको मालूम है उसमें फैसला क्या हुआ। सीबीआई का मैं देख रहा था, उन्होंने क्लोजर रिपोर्ट सबमिट की कि जो कानून है ये प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट जो है, उसको तो उन्होंने कहा ये तो वो था ही नहीं। ये जोगी उस वक्त केयर टेकर सीएम था, तो ये उनके ऊपर लागू नहीं होता। अमित जोगी कुछ भी नहीं था, तो इनमें से किसी के खिलाफ उस कानून में कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। मेरे ऊपर करने के लिए कहा उसने सीबीआई, उसमें है अगर आपने देखा होगा। हाँ, लेकिन वो कोर्ट ने मना कर दिया। यानी सीबीआई इंटरेस्टेड थी आपको धांसने में उसमें। तो ये तब तक दिल्ली में यूपीए गवर्नमेंट आ चुकी थी। हाँ भाई, अटल जी तो 2004 में चले गए थे। ये जो सीबीआई की जांच है, ये तो 6-7 तक चली है। हाँ, बहुत आगे मैं छोड़ चुका हूँ, तब तक चली है। ऐसा? हाँ, 8 के बाद ये फैसला तो 8 के बाद आया है। अच्छा। इसमें अब दोनों, वो भी चाहते थे कि मैं फंसूं, और ये भी पल्ला झाड़ लिए। हाँ। इनको भी लगा कि हमसे हट गए। हाँ। तो देखिए, सामान्यतः इतनी बड़ी घटना हुई, उस वजह से रमन सिंह का मुख्यमंत्री बनना तय हुआ। हाँ। लेकिन कभी झूठे मुंह से भी ये नहीं कहा पांडे जी कुछ सहायता की जरूरत तो नहीं है। अच्छा। कभी नहीं, किसी ने नहीं कहा। हाँ। यानी इस सरकार बल्कि एक बार क्या हुआ, करुणा शुक्ला को किसी ने कहा, वो तो है नहीं, मृत हो गए इसलिए कहना नहीं चाहिए, तो जितेंद्र शुक्ला जीवित है, तो कोई मामला हुआ जितेंद्र शुक्ला का, को आपने को पांडे जी का अभिनंदन करना चाहिए, उन्होंने इतना बड़ा काम किया। तो चुप रहो, तुमको मालूम है, तो पार्टी को बेच रहे थे। अच्छा। ये और लखीराम ने भी यही बात। और ये तब था जब आप पार्टी के ऊपर के लोगों की जानकारी में लाके, बता के, पूछ के, समझ के, नहीं, पार्टी की योजना से ही सब मामला होने के बाद एक बार मुझे दिल्ली बुलाया गया। दिल्ली में अटल जी सहित पूरा मंत्रिमंडल बैठा हुआ था, उसमें मुझे बैठ करके मेरी सराहना की गई वहां पर, सारे मंत्रिमंडल के सामने। ऐसा दिल्ली में ये भी हो चुका है, उसके बावजूद ये बात थी। और इनकम टैक्स जो आपके पीछे लगा हुआ है, जो अभी तक लगा है, तो उसमें जेटली जी जितने साल वित्त मंत्री थे, वो कोई आपकी मदद नहीं कर पाए इसमें। एक ही बात हुई थी, एक बार मैं गया था, तो उनसे मिलने गया मैं, तो अमेरिका से लौटे हुए थे उसी दिन, तो जेट लैग हो जाता है, तो सोए हुए थे। तो मेरी भेंट नहीं पाई, लेकिन मैं एक चिट्ठी छोड़ के आया था। चिट्ठी मैंने थोड़ा सा तल्ख लहजे में ही लिखी थी। मैंने चिट्ठी मैंने उसमें लिखा था कि मुझे भरोसा है कि आपको इस सारा घटनाक्रम याद होगा। आप आए थे, और ये जोगी का विधायक खरीद कांड में आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी, आपके कहने से ही सारा कुछ हमने यूट्यूब में दिया था। और ये सब होने के बाद भी आज एक ही परिवर्तन हुआ है कि मैं भाजपा में नहीं हूँ, और जिस जोगी के खिलाफ हमने सारा कुछ किया था, जोगी आज भाजपा के रमन सिंह के मददगार बने हुए हैं, 2 बार उनके उससे मुख्यमंत्री बने हुए हैं। इसलिए मेरी कोई सहायता कोई करता नहीं है। लेकिन ये मेरे ऊपर 21,41,000 रुपये का इनकम टैक्स लगा देगा, इसको आप देखिए, डिपार्टमेंट भी आपके पास है। तो मुझे लगता है उस चिट्ठी का थोड़ा असर हुआ था। अच्छा। कि काफ़ी समय तक वो सारा मामला शांत था, बाद में फिर उभरा वो। अच्छा, अभी फिर कफन फाड़ के निकल आया है। एक बार ट्रिब्यूनल में, अब उस समय बड़ा घटनाक्रम हुआ, एक झा करके इनकम टैक्स अफसर थे, उन्होंने मेरे खिलाफ एक फैसला दिया। फिर हम उसके लिए अपील में गए, तो अमृता राव करके ये बतलाइए मुझको पांडे जी, इस पूरे दौर में 2003 के जिस दिन की ये बात है, 5-6 दिसंबर की,
उसके बाद से लेके अभी तक आप भी यहीं पे हैं, जोगी भी जब तक जीवित रहे यहीं पे रहे, अमित जोगी तो है ही यहाँ पे आज। कभी इन लोगों से आपका सामना हुआ किसी भी जगह किसी? नहीं, लेकिन आपको बहुत एक रोचक बात बताता हूँ। हाँ एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे NN चतुर्वेदी। हाँ मैं जानता हूँ उनको। चतुर्वेदी जी मेरे वकील थे CBI में, अच्छा। और उनके जोगी से भी संबंध थे। हाँ एक दिन मुझे आकर उन्होंने कहा कि जोगी आपसे मिलना चाहता है। अच्छा। केस चल रहा ये था। किस सन की बात केस होगी? चल रहा था। ये किस सन की बात होगी? अब मैं बहुत ठीक से याद नहीं कर पाया, लेकिन वो CBI क्लोजर रिपोर्ट के पहले पहले की? उसके बहुत पहले की। ठीक। क्लोजर रिपोर्ट के बहुत पहले की बात। ठीक। क्लोजर रिपोर्ट तो उसके बहुत बाद में आई। ठीक। तो मैंने कहा यार मैं मिल के क्या करूँगा, मेरे से अगर वो अनुरोध करेंगे कि भाई ये मामले को ख़त्म करो तो मैं करने वाला नहीं। बोले नहीं पंडित जी वो मिलना चाहता है, मिल क्यों नहीं लेते आप? मैंने कहा आप कहते हो तो मिल लेता हूँ। तो वो सारा काम उसका रहस्यमय रहता है। तो कहाँ मिलना तय हुआ? तो बोले वो जो होली नहीं नरदहा वाला स्कूल कौन सा है इनका? ज्ञान गंगा। ज्ञान गंगा। ज्ञान गंगा। ज्ञान गंगा में मुलाकात होगी। तो हम उनके साथ ज्ञान गंगा चले गए। रात के 9 साढ़े 9 बजे का मामला होगा। फिर ये वहाँ से आए और वो व्हील चेयर में, तो मेरे को देखते ही ऐसा हाथ मिलाया पांडे जी, हाथ मिलाया हमने। फिर वो तो बाहर रह गए, बोले आप दोनों बैठो बात करो। अंदर हम बैठो बात किए। बोले अब दोस्ती कर लें अपन, ये सब जो पुरानी बात को भूल जाए। लेकिन उसने मुझे कभी नहीं कहा कि मामला उठा लो। अच्छा, लेकिन उनको मालूम था कि आप बीजेपी छोड़ चुके हैं। हाँ, ये उनको मालूम था। ये उनको मालूम था कि इनके खिलाफ जो दर्ज होना है हो गया है, अब कोई नया एक दूसरे के खिलाफ कुछ नहीं अच्छा था। मुझे आज तक समझ में नहीं आया उसको मिलने का उद्देश्य क्या था। अच्छा। लेकिन मिलने आया कि दुश्मनी खत्म करें अपन। अच्छा। मैंने कहा दुश्मनी तो कोई हमारी है ही नहीं। हाँ। तो 5-7 मिनट बात हुई, उसके बाद ना उसके बाद कभी बात हुई। लेकिन कोई शिकायत वापस लेना, ना, ये बयान बिल्कुल बदलना, इस बात को बिल्कुल नहीं कहा। ऐसा नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं कहा जी। इस बात को। जी। लेकिन मैं इसीलिए मैं ना आज तक नहीं समझ पाया कि वो मिलने क्यों आए। लेकिन ये मुलाकात हुई। उनकी कई बातें कई लोग नहीं हाँ, समझ पाते हैं। समझ में नहीं आई वो बात मुझे। हाँ, लेकिन मैंने ये बात किसी को नहीं बताई, लेकिन एक सोर्स से आया कि आप उनसे मिले थे करके। ऐसा? अब ये बात, और जिनके पास से आई वो हमारे बड़े अच्छे परिचितों में हैं, लेकिन उनको मालूम था वो। हालांकि मैंने कभी नहीं बताया, मैंने कभी किसी को नहीं बताया। ये तो अभी उसके मरने के बाद 1-2 लोगों से मैंने चर्चा की। और उनका NN चतुर्वेदी से भी कोई संबंध होगा ऐसा मैं नहीं जानता। लेकिन उनको ये बात पता थी। अच्छा। हाँ, वो राजनीति के थोड़े से जानकार हैं, हालांकि राजनीति में नहीं हैं, लेकिन विद्याचरण के बहुत खास थे। तो कुल मिला के यह जोगी जी आज रहे नहीं, पैसा सरकार के पास चले गया, भाजपा ने और आपने एक दूसरे को अलविदा कह दिया, एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं बचा। अब इनकम टैक्स में आप फंसे हुए हैं, ये है। लेकिन निकल जाएंगे कि उसमें कोई नहीं, लेकिन आज भी इनकम टैक्स का नोटिस आपके ऊपर है, उनका फैसला आपके खिलाफ है। एक ट्रिब्यूनल का एक फैसला खिलाफ हो गया। दूसरी बार ट्रिब्यूनल में पूरी सुनवाई हो गई, उन्होंने फैसला रोक रखा। हाँ, तो ये हवन जलाते हाथ जला के बैठे हैं आप। हवन करते हाथ जलाए, ये बात सही है। और हवन हमको उसका कोई तकलीफ नहीं। हम भारतीय जनता पार्टी में थे और स्वभाव से मैं अन्याय के खिलाफ लड़ने वाला आदमी हूँ। हालांकि मुझे उस समय धमकी भी आई। लोग आज भी कहते हैं यार आपने बड़ी हिम्मत की। मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई हिम्मत की, ये मेरा स्वभाव है। कोई हिम्मत की मैंने ऐसा नहीं है, मेरा स्वभाव है, मैं करता हूँ और मेरे को कतई इसमें डर नहीं लगता। जी जी, चल रहा है। अभी आपने सुना वीरेंद्र पांडे जी से ये पूरा किस्सा, 2003 के चुनाव में किस तरह से जोगी और कांग्रेस हारे थे, किस तरह से उसके बावजूद जोगी जी ने पूरी कोशिश की थी कि रमन सिंह या भाजपा का कोई भी मुख्यमंत्री न बन सके, एक ऐसी सरकार बने जिसमें वो बलीराम कश्यप को मुख्यमंत्री बनाकर ये उनको याद रखवाना चाहते थे कि बलीराम जी मुख्यमंत्री बन के भूल न जाना। ऐसा अमित जोगी ने कहा था कार में, ऐसा वीरेंद्र पांडे जी को याद है। तो खैर मैं इस चर्चा को इसलिए करना चाहता था कि जितने खुलासे से वीरेंद्र पांडे जी ने बताया है, इतने खुलासे से तो मुझको भी ईमानदारी की बात है याद नहीं था। मैं पुरानी कतरनें निकालूं और कहूं कि मुझको सब याद था, ऐसा कर सकता हूं मैं, लेकिन ऐसा था नहीं। अब ये है कि चूंकि जी जी मतलब कोई बहुत महत्वपूर्ण बात जी नहीं है जी, मैंने कहा अजीत जोगी का बड़ा खौफ था। हाँ, इस सारे मामले के बाद मेरे बिना कहे हाँ, मुझे बड़ी सुरक्षा दे दी गई सरकार की तरफ से। सरकार की तरफ से।
8-10 सिपाही और एक लेकिन वो रमन सिंह के मुख्यमंत्री बनने के रमन बाद। सिंह मुखर्जी के बाद। हाँ। मजे की बात देखिए, हाँ। जैसे ही मैंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ी वो सुरक्षा चली गई। चली गई, और मैंने कभी मांगा, पहले भी मांगा नहीं था और बाद में भी कहा नहीं वापस। तो और आज भी पूर्व विधायकों को एक आदमी मिलता है, मैंने कभी नहीं मांगा, मुझे कभी किसी ने नहीं दिया, मुझे कभी खतरा अनुभव होता नहीं। ये बस थोड़ा सा। तो वीरेंद्र पांडे जी की यादें बड़ी दिलचस्प हैं, और चूंकि चुनाव सामने हैं इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, और ख़ासकर इसलिए कि कल भूपेश बघेल ने जिस अंदाज में अजीत जोगी को याद किया, और मुझको उसमें एक छोटी सी टेक्निकल खामी लगी, जरा सी तथ्यात्मक भूल लगी कि रमन सिंह को 3 बार मुख्यमंत्री बनाने में जोगी ने मदद की। तो मैं उसको याद कर रहा था। उसके बाद अमित जोगी जी ने कहा, वो अमित जोगी जाने कि उनकी बातें क्या हैं, वो क्यों ऐसा आरोप लगा रहे हैं भूपेश बघेल पर, मैं उस पर नहीं जा रहा। लेकिन मैं इस पे ज़रूर जा रहा हूँ। वीरेंद्र पांडे जी से इतनी लंबी बातचीत करके हमको जो समझ में आया वो ये है कि कम से कम 2003 के चुनाव में, कम से कम 2003 के चुनाव के बाद जब रमन सिंह मुख्यमंत्री बने, उसमें अजीत जोगी का कोई योगदान नहीं था। अजीत जोगी का कोई योगदान नहीं था। वीरेंद्र पांडे जी भी हामी में सिर हिला रहे हैं कि अजीत जोगी का 2003 में रमन सिंह को मुख्यमंत्री बनाने में योगदान नहीं था। तो अब 2 बार की बात बचती है इसके बाद के कि ये 2 चुनाव 2 बार और बने रमन सिंह मुख्यमंत्री, तो क्या उसमें अजीत जोगी का योगदान था? वो एक किस्सा अलग है। उसमें वीरेंद्र पांडे जी न कोई किरदार रहे क्योंकि वो भाजपा छोड़ चुके थे, न उनकी कोई भूमिका रही एक भूतपूर्व भाजपाई के रूप में। उसकी कहानी मैं आज बताऊंगा तो ये एपिसोड बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो मैं आज यहाँ पर एक ब्रेक ले रहा हूँ। ये कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं हो रही है, ये कहानी हम कल फिर जारी रखेंगे। कल हम आपको बतलाएंगे कि 2008 और 2013 ये 2 चुनाव और हुए थे। इन दोनों चुनावों में भी रमन सिंह मुख्यमंत्री की हैसियत से लड़े, अपनी पार्टी को जिता के लाए, और दोबारा मुख्यमंत्री बने, और तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। तो इसको समझने की ज़रूरत है। मैं कल आपसे दोबारा बात करूंगा इसी वक्त यहाँ पर, और हम आपको उस समय बतलाएंगे कि इन 2 चुनावों में क्या हुआ, कांग्रेस में क्या हुआ, जोगी ने क्या किया, रमन सिंह ने क्या किया, और जोगी का अगर कोई योगदान था रमन सिंह को दोबारा और तिबारा मुख्यमंत्री बनाने में तो वो क्या था, ये हम आपको कल बतलाएंगे। तो तब तक के लिए एक छोटा सा ब्रेक, और हम आपके सामने फिर आएंगे कल। आपको हमारे ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब करने की बटन दबाइएगा, इसको नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा ताकि आपको सूचना मिल सके। फिर मिलते हैं।